बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजीएस्ट एंड सेवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हिंदी में कहते हैं परिनालिका। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड, जिसके ड्यू टू हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस, पहला क्वेश्चन उठता है कि सोलेनॉइड है क्या चीज, ये परिनालिका है क्या। तो ये सिंपल है बच्चा पार्टी, ये सिंपल सी बात है। सोलेनॉइड क्या होता है, आप जैसे कि ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। क्या समझ में आता है, सोलेनॉइड सिंपल सा क्या है, लिखा है कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। एक मतलब लॉन्ग वायर मतलब लंबा तार होता है, जो कि क्या होता है, वायर क्लोजली वाउंड, लंबा तार होता है, लॉन्ग वायर होता है जो कि क्लोजली वाउंड, आपको बहुत बंद तरीके से, बहुत सघनता के साथ लपेटा हुआ होता है। क्लोजली वाउंड वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो यही क्या कहलाता है, आपका सोलेनॉइड कहलाता है। बड़े सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल से वायर होते हैं, लंबे वायर होते हैं जिनको क्लोजली वाउंड किया होता है। इट्स सिंपल। ओके, देन इसी के कारण सोलेनॉइड के ड्यू टू हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आपको ध्यान होगा तो चैप्टर का मैग्नेटिज्म टॉपिक जब स्टार्ट किया था, 7 चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो स्टार्टिंग के कुछ एक दो लॉ हमने, एक दो डेरिवेशन हमने बायो सेवार्ट से लगाए। देन आ गया यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पियर लॉ डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं अभी तक देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए एम्पियर लॉ। तो इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम किस लॉ से अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, और एम्पियर्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा एम्पियर्स लॉ स्ट्रिक्टली क्या बोलता है, उसकी शर्त क्या है। एम्पियर्स लॉ की शर्त ये थी कि जो आपका पाथ होगा किसके लिए अप्लाई होगा, क्लोज्ड पाथ के लिए अप्लाई होगा, या फिर आप बोलो कोई भी एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ले सकते हो, उसके लिए एम्पियर लॉ अप्लाई होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, यहाँ पे हम ले सकते हैं, आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे ये परिनालिका हो गई, सोलेनॉइड हो गया। हमें इतना हमने ध्यान में रखिए कि हम क्या यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एम्पियर्स लॉ। बट एम्पियर्स लॉ कहाँ लगता है, एम्पियर्स लॉ सिर्फ वहां लगता है जहां पर क्या हो, आपका जो पाथ लिया गया है वो क्या हो, आपका क्लोज होना चाहिए। ओके, सर्कुलर पाथ, ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। तो इस सोलेनॉइड पे हम क्लोज्ड पाथ कैसे लें, यहाँ तो क्या तार यहाँ से स्टार्ट हो रहा लपेटना, लास्ट में जाके खत्म हो, तो ये क्लोज नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, तो हम इसको क्लोज लेने के लिए, जैसे कि आप आगे जाके गॉसियन पढ़ोगे उसमें हम गॉसियन सरफेस लेते थे, वैसे हम यहाँ पे एक एम्पियर वो ले सकते हैं, एक सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं जो क्लोज हो। ओके, एम्पेरियन सरफेस कह सकते हो, एम्पेरियन लूप कह सकते हो। तो क्लोज करने के लिए सिंपल है, इसे क्या कर दो, इसे यहाँ पे ऐसा क्लोज मान लो। हम ऐसा ये क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिनरी होती है ये, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से सॉ कर देते हैं। इट मीन्स ये इमेजिनरी है, इसलिए हम इसको डॉट लाइन से सॉ कर रहे हैं। तो ये ऐसा आपका क्लोज्ड आपने पाथ ले लिया, क्योंकि एम्पियर्स लॉ की शर्त है कि आपको क्लोज्ड पाथ ही लेना ही पड़ेगा। ओके, ये रही आपकी, देन ये हो गया आपका ये क्लोज। ओके बच्चा पार्टी, देन ये हो गया आपका क्लोज्ड पाथ। आप इसे नाम दे दो कुछ। ओके ओके, इसका नाम दे दो कुछ, आप इसे कह दो ए टू बी, बी से सी, सी से डी। तो ये आपका क्लोज्ड पाथ हो गया, इमेजिनरी आपने पाथ ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमें एम्पियर लॉ यहाँ पे लगाना होगा, अप्लाई करना होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आते हैं अपने लॉ पे। तो हम डिराइव कर रहे हैं सिंपल से सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हम यहाँ पे आते हैं डेरिवेशन पे। इतना तो क्लियर हो गया होगा, हम डेरिवेशन किसका रूल यूज करके करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ओके, देन एम्पियर सर्किटल लॉ पे पहुंचने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इसमें से जो मैग्नेटिक, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है जिस सोलेनॉइड में से, उसमें से बहने वाली करंट कितनी होगी, टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, आप वो जान लो यहाँ पे। ठीक है, उसको पहले हम जान लेते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो
क्यों कर रहा हूं मैं ये टॉपिक डिस्कस, आपको अभी पता चल जाएगा। नॉर्मली हम करंट को आई से दिखाते हैं ना, वो तब का केस होता है जब ऐसा सिंगल ऐसा वायर होता है, ऐसा लॉन्ग वायर होता है, ऐसे फ्लो हो रहा है, उसके आसपास ये एम्पीरियर, हमने ये क्लोज सर्किट ले लिया, ऐसा केस था। जब ये सिंपल सा वायर है आई और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है बच्चों, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऐसे तो वायर है, देखो वायर है तो सपोज करो इसमें कितने एम्पियर की करंट बह रही है, आई एम्पियर। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो इसमें टर्न्स बहुत ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आई है, आई की वैल्यू आप सपोज कर लो कि पर यूनिट में कितना है आपका, एन टर्न्स है, ओके, स्मॉल एन टर्न्स है, और लेंथ हो गई इस सोलेनॉइड की ऐसे में एल। तो आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, टोटल करंट कितना, आप कह सकते हो नेट करंट या टोटल करंट बोलो, नेट करंट, कुल धारा। कैसी कुल धारा, नेट करंट कैसी, फ्लोइंग इन, किसमें फ्लोइंग हो रही है, आप क्लोज्ड पाथ लिख सकते हो, लूप लिख सकते हो आप, फ्लोइंग इन क्लोज्ड पाथ, फ्लोइंग इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल हो जाएगा नेट करंट, या टोटल करंट आप कह सकते हैं, इज इक्वल। करंट तो हम नॉर्मली आई से दिखाते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यहां पे क्योंकि एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स आ गया, इसलिए आप आई के साथ क्या ऐड कर दोगे, एन, एन गुना बढ़ जाएगा उसकी जो धारा का मान होगा, एन गुना, एंड देन एल, एल मतलब जो आपका पर यूनिट लेंथ लिया गया है, एल। याद है ना पिछले कंडीशन में हम ऐसे लेते थे, एक वायर लेते थे नॉर्मल जिसमें कि करंट हम आई दिखाते थे, तो क्योंकि सिंपल था, इसमें बहुत सारे हमने टर्न्स दे दिए हैं, इट मीन्स हमें वहां पे करंट कितना लिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एन आई एल। ओके बच्चा पार्टी, नील करके याद कर सकते हो, क्या है नील बोल दो। अब आते हैं हम एम्पियर्स लॉ पे, एम्पियर लॉ आ जाओ आप, सिंपल। अब एम्पियर लॉ अप्लाई करो, क्या कह दोगे आप यहाँ पे, अब आ जाओ, फ्रॉम एम्पियर्स, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है आपका, याद कीजिए, आपने पढ़ लिया है पूरा, ये इंटीग्रेशन बीडीएल, ओके, इंटीग्रेशन बीडीएल, ठीक है। ये कैसा इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, आप बीच में सरफेस सर्कल देख रहे हो, क्लोज इंटीग्रेशन है। इट मींस किस सरफेस के लिए, ये सरफेस के लिए हो रहा है, क्लोज सरफेस कौन सा है, ए बी सी डी, इसके लिए हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप बेस में लिख सकते हो फॉर ए बी सी डी, ओके। देन एम्पियर्स लॉ क्या है आपका, एम्पियर लॉ क्या है आपका, नॉर्मली याद कीजिए आप, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बी डी एल, ऐसा है आपका एम्पियर्स लॉ, ऐसे वेक्टर लगा दो, देन ये था म्यू जीरो आई, याद आया कुछ, ऐसा कुछ था म्यू जीरो आई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसी को आगे बढ़ाओ आप, इंटीग्रेशन बी डी एल, देन म्यू जीरो एज इट इज, म्यू जीरो एज इट इज है आपका। देन अब बात आ गई आपकी आई की, तो उस समय तो नॉर्मली आपका वायर होता था करंट, इस बार आपके टोटल करंट कितनी हो गई, नेट करंट कितनी हो गई, एन आई एल, दैट्स व्हाई हमने इसको पहले ही मेंशन कर लिया था, एन आई एल। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका म्यू जीरो एन आई एल। आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे अप्लाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये आपने एम्पियर सर्किटल लॉ से आपने कर लिया, ओके बच्चा पार्टी। हमने यहाँ पे ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको इक्वेशन डाल देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट वगैरह डाल दो क्योंकि हम आगे जाके इसको कंपेयर करेंगे। देन इसको आप डाल लो, कुछ भी इक्वेशन डाल लो, इसको इक्वेशन डाल लेते हैं फर्स्ट, ओके। देन हम आ जाते हैं सेकेंड उसमें स्टेप, अब हमें कंपेयर करना है। इट मीन्स हम यहाँ पे बस इंटीग्रेशन बीडीएल को सॉल्व करेंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले डेरिवेशन में हमने ऐसे किया, बीडीएल को हमने इंटीग्रेशन बीडीएल को सॉल्व करने लगे थे, वैसे ही हमारा आंसर आ गया। इस डेरिवेशन में भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपने पिछला डेरिवेशन देखा होगा पिछले 2-3, तो उसमें ऐसा ही हो रहा था, इतना कुछ ऊपर लिख देने के बाद फॉर्मूला, उसके बाद हम बीडीएल सॉल्व करने लग रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हो,
आप यहाँ पे कुछ ऐसा हेडिंग वगैरह लिख दो, हेडिंग तो नहीं कह सकते, ऐसा पॉइंट लिख दो जिससे कि आपको पता चले कि अलग है, अब जो कर रहे हैं थोड़ा अलग है। ऐसा लिख सकते हो, फॉर क्लोज्ड पाथ, उस बंद पथ के लिए जो आपने एज्यूम किया है, फॉर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। ओके, जो आपने ये क्लोज्ड पाथ लिया है, कौन सा क्लोज्ड पाथ लिया आपने, ये ए टू बी, बी से सी एंड सी से डी, फॉर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। ओके, उसके लिए हम इंटीग्रेशन बी डी एल सॉल्व करेंगे, ओनली इंटीग्रेशन बी डी एल हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बी डी एल अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एज इट इज उतारिए इसको, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन है। ओके, इसका मतलब ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में बी डी एल इज इक्वल, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल, अब देखिए इंटीग्रेशन कितने पार्ट में हो रहा है, देख लीजिए आप, क्लोज सरफेस सिंपल है, ए बी सी डी मतलब ए बी सी बी डी के इस रिस्पेक्ट में हो रहा है। इट मीन्स आपको ए टू बी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देन बी से सी, देन सी से डी, देन डी से। बच्चे बटे अगर आप बायोलॉजी से हो तो आप इतना टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ है नहीं है टफ। आप देखो आगे, अभी से आप क्विट मत कर दो कि ये क्या आ गया भाई, बहुत सिंपल है। आप देखते रहो, बाद में देखोगे कि अरे ये तो बहुत आसान था, मैं फालतू ही डर रहा हूँ या डर रही हूँ। ओके, तो देन ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऐसा ए टू बी। ओके, ए टू बी के लिए फिर आ जाएगा बी डी एल, आप इसको रख दो, सेम उतार लो आप, बी डी एल क्लोज्ड, सेम ऐसा ही आप कर लो। ए टू बी के बाद क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, हाँ सही बोल रहे हो, बी से सी, तो क्या आ जाएगा बी डी एल, देन हाँ सही, ए टू बी गए, बी से सी गए, देन सी से डी आओ। अब जो आप बायो वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, अब आपको लग रहा है कुछ, नहीं लग रहा है ना टफ, हाँ इसीलिए कहा था सिंपलेस्ट वे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। देन आप आ जाओ वापस डी टू ए, आप आगे डी टू ए इंटीग्रेशन बी डी एल, आपके ये हो गया। ओके बच्चा पार्टी, अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। वैल्यू के लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, 11th में भी आपने अगर पढ़ा हो तो, करता कौन है 11th में, पढ़ता ही कौन है, तो नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब क्या अंकित भैया है यहाँ पे अभी आपको बताने के लिए, आप बस इतना ले लो कि अगर ऐसा कोई डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेक्टरों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर है और बीच में आपका क्या लगा, ये बिंदी डॉट, तो आपका आंसर आता है कॉस थीटा में, ये भी कॉस थीटा। एंड यदि आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, बीच में क्रॉस है, तब आपका आंसर आता है ए बी साइन थीटा में। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो ध्यान में होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो आप इतना ध्यान रखो, डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, वेक्टरों का, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है हर जगह, इट मींस क्या आएगा, कॉस थीटा। ओके, देन आप एक पार्ट लो, इस पार्ट को मैं ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आप इस वाले पार्ट पे अगर आप फोकस करते हो, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसे छोड़ दो एज इट इज, इधर हम फोकस करते हैं। देन आप इसको खोलो, ये हो गया ए टू बी। ओके, ए टू बी हुआ, देन ये क्या है, बी डी एल। बी डी एल के लिए क्या हो जाएगा आपका, बी डी एल को आप खोलोगे तो हो जाएगा, वेक्टर हटाओगे डॉट हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। इज इट क्लियर, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। देन आगे भी ऐसे हो जाएगा, ये ए टू बी था, अब इसी चीज को आगे बढ़ाते रहो, रिपीट रिपीट रिपीट, ए टू बी, देन ये हो जाएगा बी से सी, अगेन वही चीज रिपीट, सॉरी ये वेक्टर नहीं हटेगा, वेक्टर तो हमने हटा दिया है, बी डी एल कॉस थीटा प्लस अगेन सी से डी बी डी एल कॉस थीटा, देन अगेन डी टू, ए टू बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए, ये हो जाएगा अगेन बी डी एल कॉस थीटा। ओके, ये डॉट हटा दो, तो ये हो गया आपका बी डी एल कॉस थीटा। अगेन बच्चा बाटी मैं हमेशा कह रहा हूँ, आप ये नहीं कि आप बायोलॉजी वाले हो तो आप कहोगे कि ये क्या लिख रहे हैं भैया यहाँ पे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरा अभी तक टीचिंग लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो देखा है कि बायोलॉजी वालों के नंबर मैथ वालों से अच्छे आते हैं फिजिक्स पे। तो ऐसा कुछ और में लेके मत चलिए, बस ट्राई कीजिए, क्विट मत करना कभी, बहुत ईजी है फिजिक्स। ओके, तो बायो और मैथ का वो लेके डर मत रखना अपने दिमाग में, फालतू डर होता है, इतना हाई लेवल का भी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एज इट इज। देन बच्चा पार्टी हम आगे क्या करेंगे,
इसको ऐसे लिख दो, अगर कर ही रहे हैं तो इसको भी लिख ही दो, लेफ्ट हैंड साइड, इस बेचारे को क्यों छोड़ो यहाँ पे। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही छोड़ दो, क्योंकि हम इसको लास्ट में जाके ना इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर देंगे। अब आप समझदार हो रहे होंगे मेरे साथ कैसे करना है, उसको ऐसे छोड़ रखा है, लास्ट में जाके कंपेयर करके आंसर इक्वल ला देंगे। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा लॉजिकल पॉइंट पे, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। आप ध्यान से इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं यहीं पे इसको कट करके लिख दूंगा। ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो पहले वाले में a टू b pdl cos थीटा। ओके, तो cos थीटा क्या है? एंगल है, किसके बीच का एंगल है? यह क्या क्या वर्ड है? b एंड dl। आपने dl तो ऐसे में लिया a टू b, देन b से c, c से d, d से m। अभी हम a टू b की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा आपका जो cos थीटा जो होगा, कोण जो बनेगा, एंगल जो बनेगा, वो b और dl के बिटवीन बनेगा। तो अगर ये आपका सॉलिनॉइड है और ये इसमें करंट फ्लो रही है तो सीधी सी बात है, देखो b होगा ये तो ऐसे सिंपल निकलेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे ना वो तो ऐसे सिंपल निकलेगा, इसमें से ऐसे आपकी क्या निकल गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई ऐसे में, तो वो तो सिंपल जा रही है, स्ट्रेट जा रही है ऐसे में। देन आपकी जो डीएल हुआ ए टू बी ढूंढो, ए टू बी। तो आप देख सकते हो वहां पे इजिली ए टू बी में जो आपका ए टू बी का डायरेक्शन है ऐसे में, वही डायरेक्शन किसका है? वही डायरेक्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। देन बी और डीएल के बीच एंगल कितना बना? यहां ध्यान से देखना बच्चों, बी और डीएल के बीच एंगल आपका कितना बन जाएगा? जब आपका बी भी उसी साइड जा रहा है और डीएल भी उसी साइड जा रहा है, तो एंगल तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप है। इट मींस आपका एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा की जगह आप लिख दोगे यहाँ पे कितना? 0 डिग्री। ध्यान देना, मतलब थीटा चेंज कर दिया 0 डिग्री। ओके, देन अब आगे हम ए टू बी पे चले गए थे, अब आ गए बी से सी में। सिंपल, यहां से यहाँ पे भी आपको एंगल पुट करना है बी से सी के लिए, बी और डीएल का एंगल। तो बी तो मैंने कहा था बी की डायरेक्शन जो है ऐसे में है, ये आपकी डायरेक्शन है किसकी? बी की आपकी डायरेक्शन है ये। अगर ये बी की डायरेक्शन है और आप देख सकते हो डीएल क्या है आपका? बी से सी, बी टू सी आपका डीएल है, तो ये हो गया। और एक डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो आप देख सकते हो डीएल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो आप एंगल देख सकते हो यहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है, कितना हो रहा है? एक ऊपर जा रहा है, एक ऐसे में, तो कितना एंगल लेंगे? या 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंगल। देन बच्चा पार्टी अब आप समझ रहे हो कि अब आगे हम किस पॉइंट में जाएंगे। अगेन सी से डी, बी तो वैसे ही जा रहा है, बी भाई सख्त है अपने जगह पे, ठीक है, अपने समय का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये सख्त लौंडे हैं, ये सीधा जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। तो आपका बी चाहे आपका टीएल कैसे भी लो, वो तो आपका सीधा जाएगा, और सख्त है यहाँ पे, सख्त लौंडे हैं ये बी डीएल। तो बी गया आपका। आप देखो सी सी डी, बी आपका इधर जा रहा है, सी उधर जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है आपको समझने के लिए, आप इस वाले पॉइंट में आप डायरेक्शन में फंसो ही मत, क्योंकि सीसीडी में आप एक चीज नोटिस करो, सीसीडी वाला जो कंप्लीटली पॉइंट है आपका स्मॉल एलिमेंट वाला, ये कंप्लीटली आपके सोलेनॉइड के बाहर बनता है। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली ये आपका प्रूव्ड है कि अगर जो सोलेनॉइड होता है उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो लगभग शून्य होता है, ठीक है, आपका नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आप इस सी डी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा आप उससे 0 मान सकते हो। तो इसको एज इट इज छोड़ दो, उसमें एंगल में फंसेंगे नहीं, जब हम इसको अगले स्टेप में करेंगे तो हम इसे मेंशन कर देंगे। देन बच्चा पार्टी आगे आ जाओ डी ए पे। डी ए के आप देख सकते हो, डी ए की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है, आप देख लो यहां से अगेन डी ए की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में जा रही है। तो आप इजीली देख सकते हो डी ए ऐसे नीचे की तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे की तरफ, तो कितनी एंगल क्रिएट हो रही है? 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे बी डी एल कॉस 90 डिग्री हो जाता है। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? इजी है ना? 0 आपका ये हुआ आपका 0 डिग्री एंगल ए टू बी, बी से सी 90, सी से डी हम इग्नोर कर देंगे, इसके एंगल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड डी से ए अगेन 90 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं अगेन, इधर लिख दो आप इंटीग्रेशन बी डी एल एज इट इज, जैसे ऊपर उतारा वैसे नीचे ए बी सी डी। ओके, देन वैल्यू पुट करो आप फटाफट फटाफट फटाफट, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? फटाफट अब इनकी वैल्यूज पुट करो। बी डी एल कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन
आपका हो जाएगा बी से ए बी डी एल। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है। देन आगे आइए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 लिखने में बड़ा सुकून मिलता है ना। देन आगे आ गए हम सी से डी। मैंने आपको कहा था सी से डी वाले पॉइंट स्पेशल पॉइंट है हमारा, इसमें एंगल से मतलब नहीं है, इसमें सिंपल से बात है, सी से डी आपका जो है सोलेनॉइड के बाहर का पार्ट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको क्या मान लेंगे, सोलेनॉइड के पार आपका क्या होता है, करंट 0 हो जाता है। हम इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, आप ऐसे लिख दो आउटसाइड आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड बी इक्वल 0। ओके, देन ये 0 हो जाएगा। देन आप आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका, देखिए इस बी डी एल ए टू बी के लिए हो गया, सी से डी के लिए हो गया सॉल्व, सॉरी ए से बी, बी से सी, देन सी से डी के लिए आपका ये आ गया, देन डी से ए। अगेन कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल कितना होता है? cos 90 इक्वल 0। तो क्या बच गया बच्चा पार्टी? ध्यान से देखो यहाँ पे कितना सिंपल टर्म बच गया। यहाँ बच गया इंटीग्रेशन बी डी एल। ये तो एज इट इज हम ऊपर से नीचे तक उतारते ही चले आ रहे हैं ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में। देखो कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपस में। देन ये 0 ये 0 ये 0, तो वन एंड ओनली कौन सा टर्म बच गया आपका? आपका कौन सा टर्म बच गया? ये बच गया आपका ये बी टू ए, सॉरी ए टू बी डी एल। मैं बी को बाहर लिख रहा हूं, आपका एक स्टेप यहां से बच जाएगा। आपको याद होगा मैं इसको डीएल को अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले भी कहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कभी भी होता है तो उन पार्ट्स का होता है जो dx डेल्टा x ऐसे लिया गया है, तो ये डी के फॉर्म में था, बाकी जो बचे उसे कांस्टेंट मान लेते हैं और उसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रख लेते हैं। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, डीएल है ही क्या, ए टू बी के लिए क्या हो जाएगा? ए टू बी के लिए ये बस एक लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, तो डीएल कितना हो जाएगा? बी एल। आप इसको ले सकते हो, डीएल का इंटीग्रेशन कितना ले सकते हो आप यहाँ पे? डीएल का इंटीग्रेशन हो गया आपका यहाँ पे बी एल। तो आपका कितना आ गया? अब यहाँ से आप आंसर देखो यहाँ पे आप, ओके यहाँ पे आंसर देखो, ए बी सी डी बी डी एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? बी डी एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? बी एल के इक्वल। ओके बच्चा पार्टी, तो आप इक्वेशन इसे फर्स्ट डाला हुआ था आपने, आप इसे डालो इक्वेशन सेकंड। अब समझ में आया हमने ये तुरुप को इक्का क्यों संभाल के रखा हुआ था? हर डेरिवेशन में लगभग यही हो रहा है, इसको हम ऊपर स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं एम्पियर लॉ, लास्ट में जाके कंपेयर कर रहे हैं, काम खत्म वहीं से। बहुत स्मार्ट है ये तुरुप का इक्का है हमारे लिए। पिछले डेरिवेशन में हमने इन्हीं सारे एम्पियर लॉ को बचा के कैंसिल करा दिया था। देन अगेन फर्स्ट और सेकंड आप दोनों में देख रहे हो बी डी एल है, ओके तो हम दोनों को क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अगला पार्ट यहां से लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी हैव नोटिस हियर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? ये है आपका ए बी सी डी क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल म्यू जीरो एन आई एल, नील करके याद कर लो यार, क्या जा रहा है। देन लास्ट में आपका इक्वेशन सेकंड क्या हो गया? यही टर्म बी डी एल इज इक्वल बी एल। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इतने तो आप समझदार ही हो गए होंगे अभी तक। बी डी एल म्यू जीरो एन आई एल के इक्वल है, बी जीरो बी एल के भी इक्वल है। देन क्या हो जाएगा? ये दो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके तो आप इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो, तो मैं इस टर्म को हटा दे रहा हूँ, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। अब आपका लेवल स्टैंडर्ड आप 12th में हो, इतना उसमें नहीं जा सकते हैं। देन आगे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी फाइंड आउट करनी है। तो म्यू जीरो एन आई एल इक्वल कितना है? बी एल। तो बी इक्वल कितना हो जाएगा? बी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? देखो ध्यान से, इधर भी एल है, उधर भी एल है, इधर भी एल है, इधर भी एल, एल से एल कैंसिल। फिजिक्स में जहाँ पे कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं ना, और केमिस्ट्री में लास्ट में किसी में नो रिएक्शन आता है, तो बड़ा मजा आता है, वहां पे सुकून मिलता है। आपको भी मिलता होगा, मुझे तो बहुत मिलता है। एल से एल कैंसिल, अब देखो क्या बची गया? म्यू जीरो एन आई, क्या बच गया? म्यू जीरो एन आई, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी हमारा मेन आंसर।
दिख रहा है आपको? क्या कहते हैं कहावत, ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। इतना बड़ा ऊंट था, जीरा आपका कितना ये है। नहीं, ये कहावत मुहावरा यहाँ में वो नहीं हो रहा है। क्या कह सकते हो यहाँ पे? नाम बड़े, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इतना बड़ा डेरिवेशन हमने क्यों किया? इस बेचारे को निकालने के लिए, म्यू जीरो एन आई के लिए निकालने के लिए। तो वो स्पेशल ये आपका आंसर था। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इज इट क्लियर?